हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद लेक्चर 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण की पूरी कहानी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। बिस्मार्क और गैरीबाल्डी की भूमिका, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यानी बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है और दीर्घ में भी पूछा जाता है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया, ये भी पूछा जाता है। और बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कैसे क्या है, ये भी पढ़ेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि। बच्चों, एक सवाल बताओ, अगर क्रिकेट के टीम में 11 खिलाड़ी अलग अलग कप्तान चुने तो वर्ल्ड कप जीतेंगे या नहीं। आप कहेंगे जब अलग अलग क्रिकेट टीम के लिए कप्तान खोजे जाएंगे तो ऑफिशियली बात है कि खिलाड़ी जो 11 खिलाड़ी हैं वो नहीं जीतेंगे। बस यही हाल कभी जर्मनी और इटली का था। सब अपनी अपनी दिशा में थे, लेकिन इतिहास, जब सब अपनी अपनी दिशा में होंगे तो इतिहास कभी ना कभी उनको एक जरूर करेगा। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, जर्मनी की पृष्ठभूमि। जर्मनी की पृष्ठभूमि जानने से पहले बच्चों, जर्मनी पहले आज एक देश नहीं था। जैसा आज है वैसा जर्मनी पहले नहीं था। कई छोटे छोटे राज्यों का समूह था। अब सोचो, अगर स्कूल के हर कमरे का अपना अपना प्रिंसिपल हो तो क्या स्कूल चलेगा। इतिहास यही कहता कि एकता के बिना विकास संभव नहीं है। अगर संभव है तो वो भी बहुत कठिन है। तो इसको कैसे समझेंगे, पूरा समराइज ऐसे हो जाएगा। छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। पहले क्या थे, छोटे छोटे राज्य थे। राज्यों से क्या हुई, उसमें एक सोच आई। पहले कुछ कार्य करने के लिए एक सोच लाना जरूरी है। फिर उस सोच से क्या हुआ, एक सोच आई, उस सोच से राष्ट्र का निर्माण हुआ। उस सोच से क्या हुआ, राष्ट्र का निर्माण हुआ। आप इसको ऐसे समझेंगे। आप पढ़ते हैं डिफिनीशन। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था। जर्मनी 19वीं शताब्दी तक, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और एक देश नहीं था, बल्कि अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कैसा था, अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में राष्ट्रवादी भावना बढ़ी और लोगों को एकीकृत जर्मन राष्ट्र राज्य की स्थापना चाहते थे। जब इन लोगों में, वहां के निवासियों में राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ी तो उन्हें क्या लगा कि एकीकृत एक जर्मन राष्ट्र क्यों ना बनाया जाए, और वह इसकी स्थापना करना चाहते थे। पहले किसी चीज की शुरुआत करने के लिए पहले एक दिमाग में सोच आनी चाहिए, उसके बाद ही फिर क्या होता है, वो एक्शन होता है। आप विद्यालय जाते हैं, आप पढ़ना चाहते तो पहले क्या करेंगे, सोचेंगे कि मुझे पढ़ना है, फिर सोचेंगे किस विद्यालय में पढ़ना है, उसके बाद अब उस विद्यालय में नाम लिखाएंगे, उसके बाद आप पढ़ने जाएंगे। तो पहले क्या आती है, एक सोच आती है। ये याद रखते जाएंगे। इतिहास रटने का विषय नहीं है, सिर्फ उसे समझने का विषय है। फिर जर्मनी के एकीकरण में क्या पढ़ेंगे, 1848 में जर्मन राज्यों को एकजुट करके निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन राजशाही और सेना शक्ति के कारण यह उदारवादी प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके बाद प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया। तो पहले क्या था, 1848 में जर्मन राज्यों ने निर्वाचित क्या किया, सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो पहले राजा थे, आप किसी का अधिकार छीनेंगे तो क्या वो शांत बैठेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल शांत नहीं बैठे। लेकिन जो राजशाही शासन था, उन्होंने क्या किया, सेना शक्ति के कारण उदारवादी प्रयास को सफल नहीं हो सका। इसके बाद प्रसा जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व की भूमिका निभाई। परीक्षा में कैसे याद करेंगे इसको, पहले जर्मनी की एकीकरण की पृष्ठभूमि आपसे पूछा जाए, पहले क्या लिखेंगे, जर्मन पहले एक छोटे छोटे राज्य में विभाजित था, उनके लोगों में राष्ट्रवादी भावना बढ़ी। 1848 का प्रयास क्या रहा, असफल रहा। फिर प्रसा के नेतृत्व में 1848 का जो प्रयास था सांसद बनाने के बाद,
जो राष्ट्र निर्माण की वो क्या रहा, असफल रहा। लेकिन बाद में प्रशा का नेतृत्व जर्मनी के एकीकरण की भूमिका निभाई। इतने छोटे से में पूरा आपको याद हो गया। कैसे? छोटे छोटे, पहले जर्मन क्या था, छोटे छोटे राज्य में विभाजित था। वहां क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रवादी भावना बढ़ी। राष्ट्रवादी भावना बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, एक संसद का निर्माण किया और 1848 में प्रयास किया राष्ट्र निर्माण का। लेकिन वह प्रयास असफल रहा। किनके कारण? राजशाही शासन के कारण। फिर प्रशा का नेतृत्व के कारण जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। ऐसे आप याद रखेंगे। आप पढ़ेंगे बिस्मार्क की भूमिका। क्या पढ़ेंगे? बिस्मार्क की भूमिका। बच्चों अब कहानी में आते हैं एक ऐसे नेता की जो भाषण नहीं देता। कोई कोई ऐसा नेता होता है जो सिर्फ भाषण बस देता है, कोई कोई ऐसा नेता होता है भाषण नहीं देता लेकिन वह काम जरूर करता है और अपने निर्णय से ज्यादा पहचाना जाता है। इन्हें ऐसे समझो जैसे क्लास का वह मॉनिटर जो कहता कम है लेकिन वह क्या करता, काम ज्यादा करता है। आप देखते हैं जो मॉनिटर बनाया जाता है, कोई कोई कहता कम है, तुरंत बताया जाता है टीचरों से, तो वह कहता कम था, ये कहते कम थे लेकिन ये एक्शन पर भरोसा रखते थे। बिस्मार्क केवल बातें करने से लक्ष्य पूरा हो जाता। आप कहेंगे बातें करने से लक्ष्य पूरा नहीं होता, यही काम बिस्मार्क था। बिस्मार्क कहता था कि बातें करने से लक्ष्य पूरा नहीं होता लेकिन उसे करने से पूरा होता है। तो पढ़ेंगे बिस्मार्क की भूमिका में। ऑटो वन बिस्मार्क, इनका पूरा नाम है ऑटो वन बिस्मार्क, प्रशा का प्रमुख राजनेता था। कहाँ के थे? प्रशा के प्रमुख राजनेता थे। उसने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने सैन्य शक्ति और युद्धों के माध्यम से जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकजुट किया। ये कहाँ के थे? आप कहेंगे बिस्मार्क एक प्रशा के, बिस्मार्क कहाँ थे? प्रशा के प्रमुख राजनेता थे और उन्होंने क्या किया, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो अगले में हम पढ़े हैं पिछले वाली हेडिंग में वही कहा है, जिसमें जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि में उसने सैन्य शक्ति और युद्धों के माध्यम से जर्मनी राज्यों को एकजुट किया। किसने? बिस्मार्क ने। जैसे हमारे यहाँ सरदार पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उसके नेतृत्व में 1866 में ऑस्ट्रिया और 1870 से 71 में फ्रांस के विरुद्ध युद्धों के बाद जर्मन राज्यों का एकीकरण मजबूत हुआ और 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। क्या है? उनके नेतृत्व में कहाँ 1866 में ऑस्ट्रिया और 1870-71 में फ्रांस के विरुद्ध युद्धों के बाद जर्मन राज्यों का एकीकरण मजबूत हुआ और 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में? ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में। परीक्षा में कैसे पूरी तरह से याद करेंगे? तो बिस्मार्क कहाँ के थे? बिस्मार्क प्रशा के प्रमुख राजनेता थे। उन्होंने सैन्य शक्ति से युद्धों के द्वारा 1871 में क्या किया? जर्मनी के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप यह याद करते जाएंगे। आप पढ़ेंगे जर्मन की एकीकरण की महत्वपूर्ण या प्रमुख घटनाएं। बच्चों इतिहास को कहानी की तरह पढ़ो। हर घटना के अगले कदम का रास्ता बनाती है। इतिहास क्या करती है? हर कदम का अगला रास्ता बना लेती है। अगर कहानी का क्रम समझ लिया जाए तो उत्तर कभी नहीं भूलोगे। पहले क्या करो? योजना, फिर उसके बाद क्या होता है? संघर्ष, उसके बाद क्या होता है? एकीकरण। सिर्फ यही आपको याद रखना है। तो पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख घटनाएं। जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में? प्रशा के। बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति और युद्धों के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकजुट किया। घटनाएं क्या थी? 1864 ईस्वी में प्रशा और ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क को पराजित किया। प्रशा और ऑस्ट्रिया ने किसको पराजित किया? 1864 में डेनमार्क को। 1866 ईस्वी में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और जर्मन के एकीकरण में प्रशा का नेतृत्व मजबूत हुआ। जर्मनी के एकीकरण में प्रशा का नेतृत्व मजबूत हुआ। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख घटनाओं में। 1870 से 71 में प्रशा ने फ्रांस को पराजित किया। 1870-71 में प्रशा ने क्या किया? फ्रांस को पराजित किया। इसके बाद दक्षिणी जर्मन राज्य भी एकीकरण में शामिल हुए। 1871 में वर्साय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई और प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया। परीक्षा की
लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है? 1864 में क्या हुआ? डेनमार्क, 1866 में ऑस्ट्रिया, 1871-70 में फ्रांस को पराजित किया। कौन? प्रसा। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। 1871 में जर्मनी का एकीकरण, याद कैसे रखे? डेनमार्क, डेनमार्क के बाद क्या हुआ? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मन का एकीकरण हुआ। इटली की राजनीतिक स्थिति, इटली की राजनीतिक स्थिति को बच्चों, अब चलो इटली चलते हैं। आज तो यह एक देश है, लेकिन पहले इसकी हालत वैसी थी जैसे जर्मन की, मतलब एक परिवार लेकिन हर भाई अलग अलग। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था। यह कई राज्यों और छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था। इसमें कुछ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव या नियंत्रण था। अगर यूरोप का भारत किसे कहा जाता है तो आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली एकीकृत राष्ट्र नहीं था। इसमें भी कई छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों में विभाजित था। इनमें से कुछ ऑस्ट्रिया के प्रभाव या नियंत्रण में थे। इटली के लोगों ने धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी। इटली के लोगों में धीरे धीरे क्या हुई? राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी। वे अलग अलग राज्यों को मिलाकर एक एकीकृत इटली बनाना चाहते थे। यही भावना आगे चलकर इटली के एकीकरण के आंदोलन की आधार बनी। पहले क्या थी? सोच। वहां के लोगों ने क्या किया? इटली एकीकृत इटली बनाने का निर्णय किया। पहले उसके लिए सोच आई और उस पर उन्होंने आंदोलन किया और क्या बना? उसी का आधार बना इटली एकीकरण। इटली विभाजित था, ऑस्ट्रेलियाई प्रभाव था। इटली में क्या था? ऑस्ट्रेलियाई प्रभाव था, जिनमें राष्ट्रीय भावना जागी। और जब राष्ट्रीय भावना जागी तो क्या हुआ? इटली के एकीकरण की मांग बढ़ी। अब पढ़ेंगे मेजनी का योगदान। बच्चों, हर बदलाव पहले विचार से शुरू होता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि हर बदलाव क्या होता है? विचार से शुरू होता है। कुछ लोग तलवार उठाते हैं तो कुछ लोग अपने विचार उठाते हैं। तो आज के जमाने में आप क्या उठाएंगे? अपने विचार उठाएंगे। मेजनी ने लोगों के मन में राष्ट्र का सपना जगाया। याद रखना, बड़ा बदलाव पहले दिमाग से होता है, फिर जमीन पर। तो चलिए पढ़ते हैं। जुसेप्पे मेजनी इटली। जुसेप्पे मेजनी इटली के एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने इटली के एकीकरण और एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के निर्माण के विचार को बढ़ावा दिया। जुसेप्पे मेजनी कहाँ के थे? ये मेजनी इटली के एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने क्या किया? इटली के एकीकरण और स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के निर्माण को बढ़ावा दिया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने के लिए यंग इटली, युवा इटली की संगठन की स्थापना की। उनके विचारों ने इटली के लोगों को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत कर दिया। क्योंकि कहते नहीं, तलवारों की साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेजनी ने यही किया। वहाँ के जो युवा वर्ग था उनको क्या किया? युवा इटली संगठन के नाम की स्थापना की और उन लोगों के अंदर यह विचार दिया, जिससे क्या हुआ? राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूती मिली। परीक्षा में कैसे याद रखेंगे पूरा? लेकिन मेजनी क्या किए? मेजनी ने युवा इटली की स्थापना की, जिसमें युवाओं को उन्होंने निमंत्रण दिया या बुलाया और जिसमें युवा उसमें भागीदारी ली। तो उनमें क्या हुआ? राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी। जब राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ी तो उन्होंने स्वतंत्र इटली की मांग की। अब पढ़ेंगे कैबूर की भूमिका। किसकी? कैबूर की भूमिका। बच्चों, इसको ऐसे समझते हैं, अगर टीम में कोई अच्छा रणनीतिकार हो तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। हम आप लोग मैच खेलते हैं, अगर हमारी टीम में एक अच्छा रणनीतिकार है और वो सही से हर प्लेयर को लगाता है तो हमें क्या होता है? जीत मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इटली के एकीकरण में भी ऐसी रणनीति की भूमिका कैबूर की रही। कैबूर क्या करता था? योजना बनाता था और किसी भी एक्शन के लिए सबसे पहले हमें योजना बनानी होती है, तब उसके लिए हम कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, 90+ नंबर लाना, तो क्या करेंगे? आप पहले योजना बनाएंगे, किस विद्यालय में पढ़ेंगे,
ऑनलाइन पढ़ेंगे, किस चैनल से पढ़ेंगे और इनके द्वारा हमें अच्छा कंटेंट मिलेगा, तब जाके हम 90% लाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले योजना बनाएंगे। तो सेम यही काम कैबूर का था। तो कैबूर सर्डिनिया पिडामोंट का प्रमुख मंत्री था। कैबूर कहाँ के थे, सर्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। उसने कूटनीति और युद्ध की नीति के माध्यम से इटली के एकीकरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने क्या किया, कूटनीति। कूटनीति मतलब किसी भी प्रकार से उसको अपने अंडर में लाना, और युद्ध नीति मतलब युद्ध के द्वारा अपने अंडर में लाना। उसने फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित करने की योजना बनाई, जिससे उत्तरी इटली के क्षेत्रों को एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया जा सका। परीक्षा में कैसे याद रखेंगे, ये पूरा या नहीं याद होता तो क्या थे, कैबूर। कैबूर क्या थे, पिडमोंट सर्डिनिया के एक मंत्री थे। वो क्या काम करते थे, कूटनीति प्लस युद्ध नीति, ये दोनों काम करते थे। इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया की हार हुई और इटली की एकीकरण की भूमिका इन्होंने निभाई अपनी योजनाओं के द्वारा। अब आते हैं गैरीबाल्डी का योगदान। किसका, गैरीबाल्डी का योगदान। बच्चों अब आते हैं ऐसे व्यक्ति पर जो मैदान में उतरकर संघर्ष का प्रतीक बना। कुछ लोग क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं जैसे कैबूर। कुछ लोग क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं जैसे कि कैबूर। और कुछ लोग क्या करते हैं, मैदान में उतरते हैं। तो मैदान में उतरने के लिए कौन थे, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी क्या किए, मैदान में उतरकर संघर्ष का प्रतीक बना। बच्चों इसको बेसिक से ऐसे समझते हैं कि क्लास में एक ही बच्चा होता है जो कहता है कि सर मैं करके दिखाऊंगा। कुछ वैसी भूमिका ही गैरीबाल्डी की थी। कोई कुछ भी करे, वो कठिन से कठिन कार्य कोई आपके क्लास का बच्चा होता है वो कहेगा सर मैं करूंगा। तो सेम यही काम गैरीबाल्डी का था। गैरीबाल्डी इटली के प्रमुख एकीकरण के प्रमुख नेताओं में से एक था। उसने अपने स्वयंसेवक सैनिकों के साथ इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष किया। उसके प्रयासों से दक्षिणी इटली के क्षेत्रों को एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने में सहायता मिली। उन्होंने क्या किया, अपने स्वयं सेवक सैनिकों के साथ इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष किया और दक्षिणी इटली के क्षेत्रों को एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने में सहायता मिली। इस प्रकार गैरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण की महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया। किसने, गैरीबाल्डी ने। परीक्षा के ट्रिक में कैसे याद करेंगे, गैरीबाल्डी ने क्या किया, अपने स्वयं सेवक सैनिकों द्वारा दक्षिणी इटली के एकीकरण को बल मिला। उन्होंने क्या किया, अपने स्वयं सेवक सैनिकों के द्वारा दक्षिणी इटली को एकीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण बल दिया। अब पढ़ेंगे इटली के एकीकरण का प्रमुख चरण। बच्चों उत्तर याद मत करो, क्रम याद रखो। जब क्रम आपको याद हो जाएगा उत्तर ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। तो पहले किसी चीज के लिए क्या आता है, आप कहेंगे पहले विचार आता है। पहले क्या आता है, पहले विचार आता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद उसके लिए हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। जब योजना बनाएंगे तो उसके बाद हमें उस योजना को लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के बाद क्या होता है, उसके बाद परिणाम आता है। यानी उनके बाद क्या आएगा, हमारा परिणाम। और यहाँ पर हमारे चैप्टर में क्या आएगा, एकीकरण। क्या आएगा हमारे चैप्टर में, एकीकरण। तो चलिए पढ़ते हैं इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण। इटली का एकीकरण क्रमशः आंदोलन, कूटनीति और युद्धों के माध्यम से हुआ। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, आंदोलन भी वहां चलाए गए, कूटनीति और राजनीति भी अपनाई गई और युद्धों के माध्यम से भी। इसके प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। पहले में मेजनी ने यंग इटली की माध्यम से इटली की राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। मेजनी ने क्या किया, यंग इटली नाम से युवाओं को संगठन बनाया। उनके माध्यम से क्या हुआ, उनमें राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। जब राष्ट्रीय भावना को जागाएंगे तो क्या होगा, वो अपनी स्वतंत्रता एकता के लिए क्या करेंगे, मांग करेंगे। कैबूर ने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर किया। कैबूर क्या था, महत्वपूर्ण कूटनीतिक और राजनीतिक योजना बनाने वाला था। उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के प्रभाव को कमजोर किया।
फिर पढ़ेंगे गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी ने अपने स्वयं सेवकों सैनिकों के साथ दक्षिणी इटली को एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया। गैरीबाल्डी ने क्या किया, अपने स्वयं सेवक सैनिक जो उसके साथ थे उनके साथ मिलकर उसने क्या किया, इटली के एकीकरण में, दक्षिणी इटली के एकीकरण में प्रक्रिया में शामिल किया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप विभिन्न इतालवी क्षेत्रों का एकीकरण हुआ और एकीकृत इटली के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कैसे कैसे याद करेंगे, मेजनी ने क्या दिया, परीक्षा का ट्रिक में याद रखेंगे। मेजनी ने क्या किया, मेजनी ने एक विचार दिया, मेजनी ने क्या किया, एक विचार दिया। और कैबूर ने क्या किया, कूटनीतिज्ञ की भाषा अपनाई। और गैरीबाल्डी ने अपने सैन्य अभियान चलाए जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। हो गया ना एक लाइन में पूरा चैप्टर याद। तो आई होप यह लेक्चर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस चैनल पर कंप्लीट फ्री तैयारी कराई जाएगी, तो जुड़ना ना भूले स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल से। और जो लोग मैथ की क्लासें या कोचिंग करना चाहते उनके लिए स्टडी बाय पाल एक उत्तम साधन है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक और डिटेल वाइज से मैथ की क्लासें चलती हैं। बहुत जल्दी विज्ञान और अदर सब्जेक्ट की क्लासें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, मैथ के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।